नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 से 22 है। इसमें उन्होंने आपसे कहा हुआ है आपने एग्जाम्पल नंबर 3 का मेथड यूज़ करना है और ये चीज़ शो करवानी है कि ये फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 का मेथड मैं आपको बता देती हूँ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम 21 मैं करवा देती हूँ, 22 आप खुद करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 भी बच्चों आप लोग खुद करोगे। आपको अगर ये कह दिया जाए किसी भी फंक्शन को शो करवाएं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, आप क्या करते हो, सबसे पहले उस पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाते हो। डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिख देते हो। फिर उस पर आप दो पाथ से लिमिट अप्लाई करते हो, टू डिफरेंट पाथ से। अगर उन दोनों डिफरेंट पाथ का आंसर आपके पास सेम आ जाए तो आप कहते हो कि वो डिफरेंशिएबल है। अगर उन दोनों पाथ का आंसर आपके पास सेम ना आए तो आप कहते हो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ शो करवानी है नो वेयर डिफरेंशिएबल। नो वेयर का मतलब यही होता है, हमने ये कोशिश करनी है कि हम लिमिट अप्लाई करें, दोनों लिमिट्स का आंसर सेम ना आए। और आपको पता है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो अकॉर्डिंग टू लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसके मुताबिक भी डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब प्रोसीजर क्या होता है उस एग्जाम्पल के थ्रू करने का, आपने देखिए सबसे पहले फंक्शन लिख देना है, आपको क्या गिवन है, इसको सबसे पहले एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म में लेके जाना है। अब जेड आप लेट कर लो, कोई भी एक्स प्लस एटा वाई नंबर है, इसके रिस्पेक्ट से जो हमें डेल जेड चाहिए होगा, डेल जेड क्या होगा, अगर z इक्वल्स टू, देखो बच्चों आपके पास x प्लस एटा वाई था तो डेल z का मतलब होगा जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे भी डेल x आ जाएगा, डेल y आ जाएगा, ये इसका मतलब होगा। अब देखिए एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट था, यानी कि जहाँ आयोटा आ रहा था उसका साइन चेंज कर दिया। जब हम जेड प्लस डेल जेड लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा ये फंक्शन। इसके कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, एक्स प्लस डेल एक्स एज इट इज आएगा, माइनस एटा वाई प्लस डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे जेड था वहाँ वहाँ डेल जेड प्लस जेड पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस डेल एक्स आ गया, जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वाई प्लस डेल वाई आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन चाहिए, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो सेम टर्म्स आपके पास होंगी डिफरेंट साइंस के साथ उनको बच्चों आप लोग कैंसिल कर दोगे और बाकी रिमेनिंग टर्म आप लिख लोगे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो लिमिट ये वाली चीज़ अप्रोचेस टू जीरो, ये टर्म एज इट इज डेल सेट की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख ली। अब करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, आप दो डिफरेंट पाथ लेते हो, एक पाथ ऐसी लेते हो जिसमें डेल वाई इक्वल टू जीरो होता है, एक्स के रिस्पेक्ट से आंसर निकालते हो, एक पाथ ऐसी लेते हो जिसमें एक्स जीरो होता है, डेल वाई के रिस्पेक्ट से आंसर निकालते हो। तो पहली पाथ मैंने ले ली जो कि लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसके रिस्पेक्ट से डेल वाई का आंसर जीरो होगा। तो डेल वाई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट आपने ए पाथ ले ली, डेल वाई इक्वल टू जीरो पुट किया, इसको सॉल्व करोगे इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। सिमिलरली जब आपने सेकंड पाथ के रिस्पेक्ट से देखो बच्चों करना है, अब पहले आपने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से लिया था, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से लोगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से डेल एक्स इक्वल टू जीरो होगा, इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करोगे तो लिमिट -1 आएगी। अब देखो दोनों डिफरेंट पाथ से आंसर आपका इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब 22 बच्चों सेम इसी मेथड से होना है, 22 के अंदर भी देखें आपसे यही चीज़ कही हुई है, आपने ये चीज़ शो करवानी है कि वो नो वे डिफरेंशिएबल है, तो ये आप लोग खुद करोगे। अब नेक्स्ट 27 से 30 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में आपसे कहा हुआ है कि आप लोगों ने बताना है कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक का बच्चों क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, एनालिटिक ऐसा फंक्शन होता है जिसका हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपसे कहा जाए कि ऐसा फंक्शन बताएं जो कि आपके पास एनालिटिक नहीं है, किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो उसको निकालने का ये मेथड होता है, जो फंक्शन आपको दिया जाता है उसके नीचे जो क्वोशिएंट में टर्म आती है आप उसको इक्वल टू जीरो रखते हो, वहाँ से जेड की वैल्यू निकालते हो। आप कहते हो जेड की उस वैल्यू के अलावा वो फंक्शन हर जगह आपके पास एनालिटिक होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फंक्शन आपके पास बच्चों अनडिफाइंड आंसर कब देता है, जब उसकी नीचे वाली टर्म इक्वल टू जीरो हो जाए। इसलिए जब भी इस टाइप के फंक्शन का निकालना होगा, नीचे वाली टर्म को इक्वल टू जीरो रख के वहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे, कहोगे इस वैल्यू के अलावा वो हर पॉइंट पे एनालिटिक है, क्योंकि इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो वो आपको अनडिफाइंड आंसर देगा। तो देखें इसमें यही काम करना था, 27 लिखा, क्वेश्चन की फॉर्म का आ रहा था, क्वेश्चन की फॉर्म का फंक्शन आ रहा हो तो नीचे वाली टर्म आप उठाते हो, उसको इक्वल टू जीरो रखते हो, जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और कह दिया इस पॉइंट के अलावा आपका फंक्शन हर जगह एनालिटिक है। ये अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जेड जो एफ फंक्शन है वो आपके पास एट दैट पॉइंट एनालिटिक नहीं है। सिमिलरली आपके पास 28 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। 28 में भी देखिए क्वेश्चन फंक्शन देखना होता है, इसके नीचे तो 1 है तो 1 को तो डील ही नहीं करना, जहाँ जेड आ रहा होगा उस चीज़ को डील करना होता है। सेकंड टर्म के नीचे जेड स्क्वायर आ रहा था, उसकी क्वेश्चन वाली चीज़ को इक्वल टू जीरो रखा और यहाँ से बता दिया कि जेड जीरो पे एनालिटिक नहीं है। इसी तरह 29 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लीनियर फंक्शन है, जिस फंक्शन के नीचे कुछ भी ना आ रहा हो वो हम कहते हैं कि हर पॉइंट पे हमें आंसर देता है, वो हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है। तो डेट्स वाई आप कह दो कि ये एवरी पॉइंट पे एनालिटिक है। सिर्फ फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता जो क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा हो और वो पॉइंट इक्वल टू जीरो रख के हम वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह 30 क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है
नीचे वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखोगे, वहाँ से करने के बाद जेड की ये दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, इन दोनों वैल्यूज़ पे कहोगे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब बच्चों आप लोग आज का लेक्चर सुनिए, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें फिर।